हेलो स्टूडेंट्स, जानते हैं कक्षा 11वीं के इतिहास का जो प्रथम अध्याय है आपका समय की शुरुआत से। इस लेसन को जानने के लिए ये 6 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको जानने के बाद आप इस लेसन को समझ पाओगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है मानव के विकास की खोज। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार एक घटना ने आज के मानव को आदिकालीन मानवों को जानने के लिए प्रेरित किया। आज से अगर 150 वर्ष पहले की बात करें तो हम मानवों के बारे में इतना नहीं जानते थे, आदि मानवों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन एक घटना के माध्यम से हमें अभी प्रेरणा मिली और हमने मानवों के इतिहास के बारे में खोज करना शुरू किया। इसके बाद हम इस दूसरे टॉपिक में जानेंगे मानव का क्रमिक विकास। हम जानते हैं कि मानव जो है उनके पूर्वज वानर थे और वानरों के कई रूप के बदलाव के बाद हम आज इस रूप में हैं। उन रूपों के बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताओं के बारे में भी हमें जानना है सेकंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक की बात करें तो मानव के उत्पत्ति के मॉडल, 2 प्रकार के मॉडल के बारे में हमें जानना है, प्रतिस्थापन मॉडल और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इस मॉडल के आधार पर, तर्क के आधार पर हम जानेंगे कि मानव का जन्म विश्व के किस भाग में हुआ है। किसी का कहना है, कई वैज्ञानिकों का कहना है कि मानव का जन्म अफ्रीका से हुआ है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि मानव का जन्म विश्व के किसी भी भाग में संभव हो सकता है, जरूरी नहीं कि उनका जन्म सिर्फ अफ्रीका में ही हुआ हो। तो ये 2 मॉडल हमें तर्क सहित बताएंगे कि मानव का वाकई में जन्म विश्व के किस हिस्से में हुआ है। जो चौथा टॉपिक है वो है भोजन प्राप्त करने के तरीके, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि मानव किस प्रकार से, आदि मानव किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते थे। इसमें हम जानेंगे अपमार्जन, रसदखोरी और संग्रहण, शिकार, इन सब के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद हम जानेंगे हिमयुग और भाषा का संप्रेषण। हम जानेंगे कि इस पृथ्वी पर हिमयुग का प्रारंभ कब हुआ और इस हिमयुग की वजह से मानव के, आदिकालीन मानव के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, क्या बदलाव आया। उसके बाद हम जानेंगे भाषा का संप्रेषण, कि मानवों में भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, स्वर तंत्र का विकास किस प्रकार हुआ और हमने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना किस प्रकार से शुरू किया। उसके बाद हम जानेंगे औजार का निर्माण, जिसमें पंच ब्लेड तकनीक के बारे में हमें जानना है आपके किताब के अनुसार, और जानेंगे लास्ट में हाजा जनसमूह, एक ऐसा जनसमूह जो आज भी अफ्रीका में निवास करते हैं और इनकी क्रियाकलाप आदिकालीन मानवों से मिलते हैं। हम इन्हीं के आधार पर ये कहते हैं कि आदि मानवों का जन्म जो है वो अफ्रीका से ही हुआ है। तो हम इस जन समुदाय के बारे में जानेंगे, जन समूह के बारे में जानेंगे। इस प्रकार से आपका लेसन खत्म होगा, कंप्लीट होगा। तो शुरू करते हैं। जो इसका पहला टॉपिक है मानव के विकास की खोज। जानते हैं इस लेसन का जो फर्स्ट टॉपिक है मानव के विकास की खोज। अगर हम आधुनिक मानव की बात करें तो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक विकसित मानव की बात करें तो आज से 56 लाख वर्ष पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई, जिसमें जो चिंतनशील मानव है वो आज से लगभग 1,60,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए, जो सोच सकते हैं, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, जो आज हम हैं। यहां मैंने लिखा है कि आधुनिक मानव 56 लाख वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ और चिंतनशील मानव का जन्म आज से 1,60,000 वर्ष पूर्व जो है माना जाता है। इनके समाज की बात करें तो इनका समाज शिकारी संग्राहक था, अर्थात शिकार के माध्यम से अपने जीवनचर्या को चलाते थे या शिकार के माध्यम से अपना अपमार्जन करते थे। आज से 150 वर्ष पहले की बात करें अगर हम, तो हमें मानवों के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन एक घटना ने हमें मानवों के बारे में जानने की जो इच्छाएं हैं उसको बढ़ाई। सन 1856 में जर्मनी के डेसलफोर्ड नामक स्थान पर एक निएंडर घाटी है और वहां पर उस निएंडर घाटी में मजदूरों द्वारा चूना पत्थर की खुदाई की जा रही थी। उस खुदाई के दौरान
उन मजदूरों को एक नरमुंड प्राप्त हुआ जिसका आकार आज के किसी भी जानवर के मुंड से या फिर किसी भी मानव के नरमुंड से बड़ा था। उन्होंने उस नरमुंड को वहीं के एक स्थानीय शिक्षक जिनका नाम था कार्ल फुलरॉड, उनको सौंप दिया। उन्होंने जब उसका परीक्षण किया और उस पर लेप चढ़ाया तो पाया कि ये एक मानव का मुंड है, लेकिन इतने बड़े आकार का मानव का मुंड वो आज के एक समय में पाया नहीं जाता है। तो हो ना हो एक ऐसा मानव था जो लाखों वर्ष पहले विलुप्त हो चुका है। उन्होंने अपने मित्र बॉन विश्वविद्यालय के शरीर निर्माण विभाग के प्रोफेसर हरमन शाफ हुसैन को वो मुंड सौंपा और उन्हें शरीर निर्माण के लिए कहा। जब उन्होंने शरीर का निर्माण किया उस मुंड को आधार मानकर, तो उन्होंने पाया कि यह एक ऐसे मानव का नरमुंड है या एक ऐसा मानव है जो बहुत पहले, कई लाखों वर्ष पहले विलुप्त हो चुका है, जो आज पृथ्वी पर संभवतः नहीं है। हालांकि उनके इस बात को, उन दोनों के इस बात को कोई मानने के लिए उस समय तैयार नहीं हुआ। उस समय जितनी भी खोज की गई, चाहे वो चित्रकारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के जो है भौतिक वस्तु हो या फिर नरकंकाल हो, जब उस पर शोध किया गया और उसके बारे में बताया गया इन दोनों के माध्यम से कि आज से पहले भी जो है मानव थे और लाखों वर्ष पहले ऐसे मानव थे जो आज विलुप्त हो चुके हैं और उनका आकार प्रकार हमसे बिल्कुल भिन्न था। लोगों ने उनकी बातों को सिरे से नकारा। लेकिन 3 वर्ष के पश्चात 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन, हमारे एक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन द्वारा एक किताब लिखी गई और उस किताब का नाम था ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इस किताब में उन्होंने 2 बातों को स्पष्ट किया। पहला तो मानव का जन्म पानी से हुआ है और दूसरा कि मानव का पूर्व रूप जो है वो वानर का था। इस किताब के माध्यम से लोगों को मानवों के प्रति जानने की जो इच्छा है, अपने पूर्वजों के प्रति जो जानने की इच्छा है या फिर आदिकालीन मानवों को जानने की जो इच्छा है वो जागृत हुई। और इस प्रकार से आज से 150 वर्ष पहले जब हमें कुछ मानवों के बारे में ज्ञात नहीं था, उसके बाद हमने मानवों के बारे में जानना शुरू किया और मानवों के विकास की खोज शुरू की। तो ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, मानवों के विकास की खोज, ये कंप्लीट होता है। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है कि आधुनिक मानव कितने वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। इसके अलावा सबसे प्रथम मानवों का विकास या मानवों का अस्तित्व कहाँ पाया गया, निएंडर घाटी, कहाँ नरमुंड प्राप्त हुआ। इसके अलावा चार्ल्स डार्विन द्वारा जो किताब लिखी गई है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें क्या कौन कौन सी बातें प्रमुख थी, या फिर ये ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई या फिर ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किन के द्वारा लिखित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं इस लेसन का जो सेकंड टॉपिक है, मानवों का क्रमिक विकास। इसके बारे में हमने जाना कि मानव का जो प्रारंभिक रूप था वो वानर का रूप था, लेकिन उन वानरों में भी सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई और कैसे कैसे क्रमिक विकास के बाद आज हमने इस रूप को प्राप्त किया है। तो अगर हम बात करें मानवों के क्रमिक विकास की, क्रमानुसार विकास की, तो जो सबसे पहले वानर का नाम अगर हम कहेंगे तो सबसे पहला वानर था प्राइमेट, जिसके बाद मानवों के रूप में आना हमने शुरू किया। तो सबसे पुराने अगर हम बात करें मानव की या वानर की, तो हम कह सकते हैं प्राइमेट। इसकी विशेषता हम जानेंगे आगे। प्राइमेट जो आज से लगभग 350 लाख वर्ष पूर्व आए। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चला गया और उसके 250 लाख वर्ष के पश्चात होमिनॉइड बनकर आया, जो प्राइमेट से विकसित होकर बने होमिनॉइड। लगभग 50 लाख वर्ष लगे होमिनॉइड को होमिनिड बनने में, जो हम कह सकते हैं कि मानव के एक रूप
को दर्शाता है। ये होमिनिड जो लगभग सीधे खड़े होना सीख चुके थे, लेकिन होमिनॉइड से होमिनिड बनने में एक परिवार इसके मध्य में आता है जिसको हम कहते हैं होमिनिडेई। होमिनिडेई एक परिवार है जिस परिवार से संबंधित था होमिनिड। होमिनिड के बाद आया जीनस। जीनस का अर्थ होता है वंश, और ये जीनस दो भागों में बटा, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स और होमो। होमो का अर्थ होता है मानव। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलोपिथिक्स की, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑस्ट्रल और पिथिक्स। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी और पिथिक्स का अर्थ होता है वानर, अर्थात दक्षिणी वानर। बात करते हैं होमो की, तो होमो विकसित होकर 3 रूप में इनका परिवर्तन हुआ। जो पहला रूप था वो था होमो हैबिलस, ऐसे मानव जिन्होंने औजार बनाना सीख लिया, अपने हाथों की सहायता से जिन्होंने औजार बनाया पहली बार। होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चल सकते थे। होमो सेपियंस जिन्हें कहा जाता है चिंतनशील मानव, अर्थात जो आज के मानव हैं उन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। हमें होमो सेपियंस कहा जाता है, या हम होमो सेपियंस के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम मानव के क्रमिक विकास को देखें तो सबसे पहले आया प्राइमेट, फिर होमिनॉइड, फिर होमिनिड जो होमिनिडे परिवार से संबंधित था, फिर आया जीनस। जीनस 2 भागों में बट गया, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स अर्थात दक्षिणी मानव, और होमो, होमो का अर्थ होता है मानव। होमो 3 भागों में बटा, होमो हैबिलस जिन्होंने औजार बनाया, होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, और होमो सेपियंस जो आज के मानव है। तो मानव का क्रमिक विकास का रूप यही है। अगर हम प्रश्न की बात करें इस टॉपिक से, तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमेट की क्या विशेषता है, होमिनॉइड और होमिनिड में अंतर स्पष्ट करें। जीनस का क्या अर्थ है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। होमो का क्या अर्थ है और उनके कितने वर्ग हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का क्या अर्थ है, मतलब दक्षिणी मानव ऑस्ट्रेलोपिथिक्स से बना हुआ है। तो हम जानते हैं प्राइमेट के बारे में, अब होमिनॉइड के बारे में और होमिनिड के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, जिससे हम इनमें भेद भी पता कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्राइमेट, होमिनॉइड और होमिनिड, अगर हम इन तीनों की विशेषताओं के बारे में देखें तो सबसे पहले जानते हैं प्राइमेट के बारे में। प्राइमेट, इनके शरीर पर बाल होता था, इनके संपूर्ण शरीर पर बाल होता था, ये चौपाए थे, इनका गर्भकाल मानवों की तरह था, अर्थात इनका गर्भकाल भी मानवों की तरह 9 महीने तक का होता था। इसके अलावा इस वर्ग में एप, वानर, लंगूर आदि शामिल हैं। तो ये प्राइमेट की कुछ विशेषताएं हैं। चलते हैं होमिनॉइड के ऊपर। तो प्राइमेट के उपसमूह कहलाते हैं होमिनॉइड। प्राइमेट के उपसमूह थे, और होमिनॉइड के उपसमूह थे होमिनिड। तो जानते हैं होमिनॉइड के बारे में पहले। ये प्राइमेट के उपसमूह थे, ये भी चौपाए थे, इनका मस्तिष्क होमिनिड से छोटा था, मतलब कि इनके मस्तिष्क का जो आकार था वो होमिनिड की तुलना में छोटा था। इस वर्ग में भी एप, वानर आदि शामिल थे, क्योंकि ये भी चौपाए ही थे। अगर हम बात करें होमिनिड की, तो होमिनॉइड के उपसमूह थे कौन, तो होमिनिड। ये 2 पैरों पर चल सकते थे, अर्थात ये दोनों पैरों पर खड़े होने की इनकी जो क्षमता थी वो आ चुकी थी। इनका मस्तिष्क होमिनॉइड से बड़ा था। मैंने यहाँ लिखा है कि इनका मस्तिष्क होमिनिड से छोटा था, इसका अर्थ है कि इनका मस्तिष्क होमिनॉइड से बड़ा होगा। इसके अलावा होमिनिड जो है वो होमिनिडेई परिवार से संबंधित थे। इसके अलावा इनके हाथों की विशेषता ये थी, इनके हाथ इतने विकसित थे कि ये औजार भी बना सकते थे। तो प्राइमेट, होमिनॉइड और होमिनिड, इन तीनों की ये विशेषता मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो ये आपका जो सेकंड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं इस लेसन का थर्ड टॉपिक, उत्पत्ति के मॉडल। इस मॉडल के थ्रू हम जानेंगे कि मानवों की जो उत्पत्ति है वो विश्व के किस भाग में हुआ है। इस उत्पत्ति के मॉडल को 2 भागों में बांटकर समझाने की कोशिश की गई है। एक है प्रतिस्थापन मॉडल और दूसरा है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। इन दोनों मॉडल को मानने वाले लोगों का अपना अपना तर्क है और
अपने तर्क के आधार पर इन्होंने अपने अपने मॉडल के बारे में बताया है। अगर हम बात करें प्रतिस्थापन मॉडल की, जैसा कि ये मॉडल दिख रहा है, इसमें मध्य में अफ्रीका को दर्शाया गया है, पूर्व में एशिया को और पश्चिम में यूरोप को। इस मॉडल को मानने वाले लोगों का कहना है कि हो ना हो जो मानव है उनका जन्म अफ्रीका में ही हुआ है और अफ्रीका से ही ये एशिया आए और अफ्रीका से ही ये लोग यूरोप गए और विश्व के अलग अलग भागों में फैल गए। अगर हम इनके इस बात की पुष्टि करें या इनके तर्क की बात करें तो इन्होंने शरीर के, मानव के शरीर का जो बनावट है उसको आधार मानकर इस मॉडल को अपनाया। इनका कहना है कि चूंकि हमारे शरीर, हम सभी के शरीर का जो आकार है, हम सभी के शरीर की जो बनावट है वो एक जैसी है, तो हो ना हो मानव का जन्म अफ्रीका में ही हुआ है और वहां से वो अलग अलग हिस्सों में फैल गए होंगे। बात करते हैं क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल की। इस मॉडल में भी आपको मध्य में अफ्रीका दर्शाया गया है, पूर्व में एशिया और पश्चिम में यूरोप। इस मॉडल को मानने वाले व्यक्तियों का कहना है कि हो ना हो मानव का जो जन्म है वो दुनिया के किसी भी भाग में संभव हो सकता है, क्योंकि मानवों का रूप अलग अलग है। अगर हम बात करें विश्व के भौगोलिक अवस्था का, तो विश्व में अलग अलग भौगोलिक अवस्थाएं पाई जाती हैं और अलग अलग भौगोलिक अवस्थाओं की वजह से मानवों का रूप रंग भी अलग अलग है। एग्जाम्पल, एक भारतीय और एक चीनी व्यक्ति को ले तो इन दोनों के रूप रंग में बिल्कुल अलग है, हालांकि बनावट इन दोनों की एक जैसी है। उसके आधार पर प्रतिस्थापन मॉडल को सत्य माना जाएगा। लेकिन अगर हम रूप रंग की बात करें तो हम सभी का रूप रंग अलग अलग है। इसका अर्थ है कि हो ना हो मानव का जन्म यूरोप में भी हो सकता है, मानव का जन्म अफ्रीका में भी हो सकता है और मानव का जन्म एशिया में भी हो सकता है, क्योंकि हम सबके रूप रंग अलग है। इसका मतलब है कि क्षेत्रीय निरंतरता मानने वाले जो लोग थे उन्होंने इंसान के रूप रंग को आधार मानकर जो है इस मॉडल को सत्यापित किया। अब अगर हम बात करें इन दोनों मॉडल को तो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है कि ये मॉडल इंसान के शरीर के बनावट के आधार पर माना गया और ये मॉडल इंसान के जो है रूप रंग के आधार पर माना गया। इनका कहना था कि मानव का जन्म अफ्रीका में ही हुआ है, इनका कहना था कि मानव का जन्म कहीं भी हो सकता है, विश्व के किसी भी भाग में हो सकता है। इनका कहना था कि चूंकि मानव के शरीर की बनावट एक जैसी है इसलिए अफ्रीका से ही यूरोप और एशिया आए होंगे, और इनका कहना है कि चूंकि रूप रंग अलग अलग है, कारण है भौगोलिक अवस्था, इसलिए मानव का जन्म कहीं भी हो सकता है। तो इस प्रकार से दोनों मॉडल मानने वाले व्यक्तियों का अपना अपना तर्क है। उन्होंने अपने अपने तर्क के आधार पर मानवों की उत्पत्ति के बारे में बताया है। अफ्रीका, किसी ने अफ्रीका को ही जो है एक केंद्र बिंदु मानकर और फिर बताया कि मानव का जन्म वहीं हुआ है, और एक मॉडल के मानने वाले लोगों को कहना है कि इंसान का जन्म कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रूप रंग को आधार बनाया। तो ये जो आपका थर्ड टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बात करते हैं इस लेसन के चौथे टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है निर्वाह के तरीके। इसमें हम जानेंगे कि आदिकालीन मानव अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते थे। तो सबसे पहले, चूंकि आदिकालीन मानव शिकारी संग्राहक समाज में अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए शिकार करना उनका जो है प्रथम कार्य होता था, और शिकार के माध्यम से वो अपने भोजन का अर्जित करते थे या अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके अलावा संग्रह एक और तरीका था। इसमें ये अपने भोजनों को इकट्ठा करके रखते थे और समय आने पर जो है उसका प्रयोग करके और फिर अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। बात करें तो वनों पर आश्रित होना भी उनके निर्वाह का एक तरीका था, अर्थात वनों से प्राप्त या पेड़ पौधों से प्राप्त फलों पर ये अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे। इसके अलावा अपमार्जन, इसमें त्यागी हुई वस्तुओं का सेवन करते थे। त्यागी हुई वस्तुओं को साफ करके, अगर मान लें कि किसी शिकारी द्वारा किसी दूसरे जानवर को मारा गया हो और थोड़ा सा उपयोग करने के बाद उसे छोड़ दिया गया हो, त्याग दिया गया हो, तो उन्हीं त्यागे हुए वस्तुओं को साफ करके और फिर अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके अलावा बात करें हम पांचवें टॉपिक की, तो रसदखोरी। इसमें
जानवरों के मांसों को खुरच कर खाने का जो तरीका था इनका, वो निर्वाह के तरीकों में जो है शामिल था। इसके अलावा प्रोटीन युक्त खाने का भी सेवन करते थे और मछली पकड़ना इनके निर्वाह का एक अंग था। कई सारे जगहों पर ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मछलियों के कांटे प्राप्त हुए हैं जो आदिकालीन समय के हैं, बहुत लाखों वर्ष पुराने हैं। इससे पता चलता है कि आदि मानव मछली पकड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा कारगर थे और वो मछलियों का सेवन करके अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। इसके अलावा कृषि जो बाद के वर्षों में आया, हिमयुग के बाद जब कृषि क्षेत्रों का निर्माण हुआ और कृषि के तौर तरीकों को इन्होंने सीखा, फिर धीरे धीरे कृषि के माध्यम से इन्होंने अपने निर्वाह के तरीकों को ढूंढना शुरू किया या अपने निर्वाह को पूरा किया, अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा किया। तो इस प्रकार से आदिकालीन मानव इन तरीकों से अपना भोजन प्राप्त करते थे। जानते हैं इस लेसन का 5वां टॉपिक, हिमयुग एवं भाषा का संप्रेषण। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम जानेंगे कि हिमयुग का जो शुरुआत है वो कब हुआ और हिमयुग के आने से मानवों के जीवन में किस प्रकार से बदलाव आया। तो अगर हम बात करें हिमयुग की, तो आज से 25 लाख वर्ष पूर्व जो है हम कह सकते हैं कि हिमयुग का प्रादुर्भाव हुआ या फिर हिमयुग आया। इस हिमयुग के आने से पृथ्वी का जो तापमान है वो गिरने लगा और बर्फबारी शुरू हुई और इस वजह से मानवों के क्रियाकलापों में बहुत सारे बदलाव आए। ये कुछ बदलाव जो मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तो उन्होंने गुफाओं में रहना शुरू किया। वे मनुष्य जो पेड़ पौधों पर रहते थे, जो जंगलों में रहते थे, उन्होंने अपने स्थान को बदला और वहाँ पर गुफाओं में रहना इन्होंने जो है शुरू कर दिया। इसके अलावा गुफाओं में रहने के बाद जंगली जानवरों से बचने के लिए इन्होंने आग का भी आविष्कार किया और इस आग के आविष्कार से जो है इन्हें बहुत सारे फायदे हुए, जैसे भोजन को ज़्यादा दिन तक ये संभाल कर रख सकते थे और जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी कर सकते थे। इसके अलावा कृषि का विकास हुआ। बर्फ के पिघलने के बाद जिन स्थान पर जब बर्फबारी हुई और बर्फ के पिघलने के बाद उन स्थानों पर बड़े बड़े कृषि क्षेत्रों का निर्माण हुआ और जाने अनजाने में इन्होंने कृषि करना सीखा। तो और कृषि के विकास से जो इनके निर्वाह का तरीका था उसमें बदलाव आया। इसके बाद सामूहिक रहन सहन, कृषि होने से इनके रहन सहन में जो मनुष्य पहले अकेले रहना पसंद करते थे वो अब समूह में रहना इन्होंने शुरू किया और एक सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत इन्होंने की। इसके अलावा पहिए का आविष्कार किया। इस पहिए के आविष्कार से इन्हें एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में भी आसानी हुई। इसके अलावा वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में भी बहुत ही आसानी हुआ। इसके अलावा इन्होंने पालतू जानवरों का भी प्रयोग करना सीखा। वस्तुओं को ढोने के लिए पालतू जानवरों की आवश्यकता थी। इसके अलावा जो है भोजन के लिए भी इन्होंने पालतू जानवरों को पालना सीखा और इस प्रकार से जैसे बैलगाड़ी के प्रयोग में बैलों का प्रयोग इन्होंने करना सीखा। ऐसे बहुत सारे चित्र मिलते हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग पशुओं को पालतू जानवरों के रूप में प्रयोग करते थे। ऐसा अल्टामीरा की गुफाओं में पाए गए चित्रों के आधार पर कहा जा सकता है। तो हिमयुग के आने से आज से 25 लाख वर्ष पूर्व जो हिमयुग आया उसके आने से मानवों के रहन सहन में, मानवों की सामाजिक दशा में, मानवों की क्रियाओं में ये सब बदलाव हम कह सकते हैं। इसके बाद है भाषा का संप्रेषण। तो जानते हैं भाषा का संप्रेषण। भाषा के संप्रेषण की बात करें तो संभवतः माना जाता है कि आज से 20 लाख वर्ष पहले भाषा की शुरुआत हुई होगी। हालांकि अगर हम पूर्व की क्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले पूर्व में अंग विक्षेप के माध्यम से ही संप्रेषण किया जाता होगा, अर्थात अपने हाथ और पांव की सहायता से, इशारों से और इस प्रकार से जो है हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते होंगे, संचार करते होंगे। 2 लाख वर्ष पहले, आज से अगर हम 2 लाख वर्ष पहले की बात करें तो हमारे स्वर तंत्र का निर्माण हुआ और सबसे जो पहला शब्द है वो हमने अ बोलना जो है सीखा होगा। बात करें तो सबसे पहले भाषा के माध्यम से या वर्णों के माध्यम से हमने एक दूसरे को बुलाना नहीं शुरू किया। सबसे पहले जो है गुनगुनाना हमने सीखा और फिर धीरे धीरे बोलना सीखा। तो यहाँ मैंने आपको लिखा है कि 20 लाख वर्ष पहले संभवतः विकास हुआ होगा इसका। 2 लाख वर्ष पूर्व स्वर तंत्र का निर्माण हुआ होगा। अगर हम पूर्व की बात करें तो अंग विक्षेप के माध्यम से, हाथ और पांव के इशारों के माध्यम से हमने एक दूसरे के साथ संचार किया होगा। जो प्रथम शब्द है वो अ है और सर्वप्रथम हमने गुनगुनाना शुरू किया होगा।
यदि हम संपूर्ण भाषा की बात करें तो लगभग माना जाता है कि आज से 35 से 40 हजार वर्ष पहले जो है हमने बोलना सीखा और भाषा के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करना सीखा, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया या एक दूसरे के भावनाओं को हमने समझा। तो इस प्रकार से हिम युग और भाषा का संप्रेषण, ये जो 5वां टॉपिक है आपका, वो कंप्लीट होता है। ये जानते हैं इस लेसन का जो छठा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपका, वो है औजार का निर्माण। इसके अलावा हाजा जनसमूह के बारे में हम जानेंगे और इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो जानते हैं सबसे पहले औजार का निर्माण। अगर बात करें हम औजार के बनाने के तरीकों की, पहले आदिकालीन मानव जो थे वो पत्थरों को तराश कर और फिर औजारों का निर्माण करते थे और उसी से शिकार आदि को पूरा करते थे। तो आज से लगभग 35,000 वर्ष पूर्व औजार के निर्माण का तरीका बदला। जो प्रमुख तरीके हैं जो आपकी किताब में दे रखा है वो है पंच ब्लेड तकनीक। ये चित्र के आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक पत्थर का टुकड़ा होता है जिसे बीच से तोड़ा जाता है और इस प्रकार से इसका ऊपरी हिस्सा बनकर तैयार होता है। अगर देखा जाए इसको हटाने के बाद तो इस प्रकार से आधार बन जाता है जिस पर रखकर किसी भी सामान को तोड़ा जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ जो है पत्थरों का आकार है, इसमें खांचे बने हुए हैं जिनमें घिसकर इस प्रकार के नुकीले या फिर पैने पत्थरों का निर्माण किया जाता है ताकि आसानी से किसी भी वस्तु को भेदा जा सके। इसके अलावा ये जानवरों के हड्डी से निर्मित एक औजार है जिसमें बीच में एक छिद्र है जिसे पकड़कर और फिर आसानी से प्रेशर के साथ जो है शिकार किया जा सकता था। तो ये औजार के निर्माण का इनका तरीका जो है बहुत ही ज़्यादा विकसित था, खासकर पंच ब्लेड तकनीक। तो इस प्रकार से इन्होंने औजार का निर्माण किया। अगर बात करें हम आपके लास्ट टॉपिक की हाजा जनसमूह की, तो हाजा जनसमूह के बारे में अगर हम बात करें तो अफ्रीका में पाए जाने वाले एक प्रकार का एक समाज है, एक प्रकार के शिकारी संग्राहक समाज है जो आज भी मौजूद है और इनके सारे क्रियाकलाप आदिकालीन मानवों के क्रियाकलापों से मेल खाते हैं। ये एक काफ़ी अच्छा स्रोत है, ये समाज काफ़ी अच्छा स्रोत है आदिकालीन मानवों के क्रियाओं के बारे में जानने के लिए। बात करें तो ये अफ्रीका के लेक यासी, एक खारे पानी का झील है, वहाँ पर ये स्थित है। पशुओं का सेवन करते हैं ये, उसी प्रकार से शिकार करते हैं। और पशुओं में हाथी को छोड़कर हर प्रकार का जो है पशुओं का ये सेवन करते हैं। हाथी इनके लिए पूजनीय है। इसके अलावा ये एक ही स्थान पर अपना आवास निश्चित करते हैं, जहां इन्होंने रहना शुरू किया वे वहीं लंबे समय तक रहते हैं। आदिकालीन मानवों के क्रियाओं को जानने में इनसे हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। तो ये हाजा जनसमूह जो हमें प्रेरित करते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमें लगता है कि हमारे पूर्वज या हमारे जो पूर्वज आदिकालीन मानव थे वो किस प्रकार की क्रियाएं करते होंगे। उसी प्रकार से पेड़ों पर रहना या उसी प्रकार से जानवरों के छालों को पहनना, ये सभी क्रियाएं उसी प्रकार का करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे स्रोत हैं पुराने आदिकालीन मानवों के बारे में जानने के। तो ये आपका छठा टॉपिक जो है औजार का निर्माण और हाजा जनसमूह, ये कंप्लीट होता है और इस टॉपिक के साथ साथ ये लेसन भी आपका कंप्लीट हो रहा है। हालांकि आधे घंटे या पौने घंटे की वीडियो में इस लेसन को बताना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक कोशिश की है आपको समझाने की, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये टॉपिक, ये लेसन आपको समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से आप मुझे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये लेसन आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।